अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज का जो प्रोग्राम है वो हमने करना है उसी कंटिन्यूएशन में जो कि हम 1-2 दिन से कर रहे हैं। और मैंने पिछले प्रोग्राम में एक शेर आपको सुनाया था कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फ़रोश को मर जाना चाहिए। ये बहुत ही हमारी प्यारी शायरा हुआ करती थी परवीन शाकिर साहिबा, उनका शेर है। और फिर एक और शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि ए वतन खून में डूबे तेरे परचम की कसम, ए वतन खून में डूबे तेरे परचम की कसम, तूने जीना है क़यामत की सहर होने तक, इंशाअल्लाह। आज का जो प्रोग्राम है वो हम बेसिकली उस पीडीएम के जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमारी फौज को, हमारी फौज के सिपहसालार को, हमारी उस एजेंसी को जो दुनिया की बेस्ट एजेंसी है, उसके सालार को, सबको उन्होंने डिमीन किया है। उसको उनको उन्होंने उनकी बेइज्जती की है और एक इंतशार फैलाने की कोशिश की है फौज में। और जो रैंक एंड फाइल हैं, उनमें एक इस वक्त जबरदस्त किस्म की फीलिंग्स आ चुकी हुई है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, और उस बंदे से हो रहा है जो कि 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहा है। क्या बदनसीबी है कि पाकिस्तान ने जिसको इतनी इज्जत दी, वो आज पाकिस्तान के उन्हीं वाइटल्स को तबाह बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ है। आज इसका तजिया करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं ब्रिगेडियर बिलाल साहब, जो कि बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। फौज में भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, सिविल में भी, और बहुत से इदारों के एमडी भी रहे हैं। इनसे जरा पूछेंगे कि वो क्या इस हवाले से सोचते हैं। फिर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान साहब, और इनका भी बड़ा अच्छा रोल है, और अभी भी आप इनको टीवी पे बड़ा देखते हैं। बड़ा बहुत ही फायर ब्रांड स्पीकर है माशाल्लाह। इनसे भी जरा बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे आसिम अल्लाह बख्श साहब। मैं उनको देख रहा हूँ कि वो आ चुके हुए हैं, लेकिन उनको कनेक्शन अभी तक थ्रू नहीं हो रहा। जैसे ही उनका थ्रू होगा तो हम उनको भी लेंगे। तो ब्रिगेडियर बिलाल साहब, आपसे मैं बात का आगाज करता हूँ जी, कि पिछली दफा जब हमने बात की थी तो मुझे याद है कि उस वक्त भी हम काफी वो जिस तरह हम लोग कहते हैं ना पंजाबी में, सड़े हुए थे। तो हम देख रहे थे कि उस वक्त भी इन्होंने एक ऐसी ही स्पीच की थी, और अब इन्होंने दूसरी एक स्पीच की है जो उससे भी बढ़ के की है, और उसमें इन्होंने इस तरह नाम नहीं लिए थे। इस दफा इन्होंने आर्मी चीफ को 11 दफा इन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अब आप मुझे बताएं कि क्या जनरल बाजवा जवाब देंगे, या फिर हम चुप कर जाएंगे और कंप्रोमाइज करके बैठ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कसाना साहब। अ, मेरा ख्याल है कि इंडियन मीडिया जो कि इतना शोर कर रहा था, वो जी। अभी चुप हो गया है, और उसका किरदार अभी नवाज शरीफ साहब अदा कर रहे हैं। और मैं तो उनको इंडियन एजेंट कहूंगा, क्योंकि वो इंडिया की इंतहाई मदद फरमा रहे हैं लंदन में बैठ के। यहाँ से तो वो भाग के चले गए, और जो जैसे इंडिया सीआईए, एफबीआई, MI6, ये सब लोग इनको कह रहे हैं, उसी तरह वो एक्ट कर रहे हैं। एंड अल्ताफ हुसैन की एक उनको एक रिप्लेसमेंट मिल गई है, जो अभी उसको वो फुली इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो ये लाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब, वो दुनिया को एक्चुअली, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और एक इस्लामी मुल्क है, ये कबूल नहीं है, और इसको खत्म करने के दर पे हैं। और नवाज शरीफ उनके हाथ में एक टूल बन के रह गया, और इस तरह वो ये जारी रखेगा वहां बैठ के। वो तो मैंने बहुत पहले कह दिया था कि उसने वापस नहीं आना, और वहीं पे रहेगा। 300 प्रॉपर्टीज उसकी हैं वहां पे लंदन में, जो कि यहाँ गरीब आवाम के पैसे से बनाई गई हैं। तो ही इज एंजॉयिंग वहां पे, मुल्क के खिलाफ बैठ के वो प्लान करते हैं, और वहां से एक्ट करते हैं। जैसे उनको बताया जाता है वैसे वो बताते हैं। पाकिस्तान में देखें, आर्मी तो है, अगर आर्मी खत्म हो गई तो पाकिस्तान खत्म है। तो सारे जो ताकतें हैं दुनिया की, वो इस काम के पीछे पड़ी हुई कि किसी तरह हम पाकिस्तान की फौज को बदनाम कर दें, सिविलियंस को आपस में लड़ा दें, और नवाज शरीफ साहब ये काम बखूबी अंजाम उनके लिए दे सकते हैं। अभी आपको पता है कि इमरान खान
एक ईमानदार आदमी है, उसके पास 2 चॉइसेस थी। एक चॉइस तो ये थी कि वो कर्ज़े लेता रहता और सब्सिडीज़ देता रहता, बिजली में सब्सिडी दे देता, गैस में सब्सिडी दे देता, गंदम में सब्सिडी दे देता और लोग बड़े खुश रहते। लेकिन दूसरी चॉइस ज़रा सख्त थी। वो चाहता था कि मैं मुल्क को स्टेबल कर लूँ और लॉन्ग लॉन्ग टर्म हम स्टेबल हो जाएँ दुनिया में। और अभी आपको पता है एफएटीएफ जो है, वो जी, जी। इंशाअल्लाह जल्दी बड़ी जल्दी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने वाला है। हुँ, और आपको ये पता है माशाअल्लाह हमारा जो करंट अकाउंट डेफ़िसिट है, जो $40 बिलियन होता था नवाज़ शरीफ के वक़्त में सालाना, वो अभी जी। माइनस में चला। हम पिछले महीने भी कोई $100 मिलियन प्लस थे, फिर इससे पिछले महीने $180 मिलियन प्लस थे। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक और ये दुनिया को अच्छा नहीं लग रहा। हमारे जो दुश्मन हैं, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं फरमा रहे हुँ, और आप देखेंगे कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा, ये और फ्लेम्बॉयंट हो जाएगा वहाँ पे बैठा और हुँ, ज़्यादा धाड़ेगा। तो मेरा ख़्याल है कि इसको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है जो जिसके सामने खड़ा होता है और वो उसको स्क्रिप्ट को पढ़ता है ये। क्योंकि ये हुँ, वैसे तो इंतहाई नालायक है, एक्सटेम्पोर तो ये बोल कुछ नहीं सकता और आपको पता है ओबामा के सामने इसने कैसे चिट्टे निकाल के अंग्रेज़ी बोली थी और वो भी हुँ, सारी गलत थी। मिसेज़ ओबामा को मिस्टर ओबामा कह रहा था, तो ही कैन हाँ, नॉट स्पीक। उसको सारा बताया जाता है कि तुमने ये बोलना है और वहाँ पे ये बोल रहा है। वो इंडियन भी बता रहे हैं, रॉ का भी ये एजेंट है और अ, ब्रिटिश भी जो है वो भी दे आर नॉट हैप्पी हुँ, अबाउट पाकिस्तान कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये एस्टेब्लिश होने जा रहा है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये पता है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है, वो बहुत बढ़ गई है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट माशाअल्लाह। और आगे इतने ऑर्डर्स आ गए हैं कि अगले 2-3 साल ऑर्डर नहीं पूरे कर सकेगा पाकिस्तान। हुँ, ये बहुत हुँ, अच्छे साइन्स हैं जो इकोनॉमी में आ और ठीक है। इंशाअल्लाह मैं बात हुई थी मेरी किसी सर्कल में आई एम इन टच विद इमरान खान थ्रू समबडी हुँ, उन्होंने मुझे बताया कि इमरान ने कहा है अभी कि अभी मैं महँगाई के पीछे पड़ जाऊँगा और हुँ, इंशाअल्लाह मैं चीज़ें सस्ती करके दिखाऊँगा। वक़्त जो ठीक है। बुरा वक़्त है वो गुज़र चुका है। महँगाई की तरफ आते तो हैं, लेकिन मैं फ़ारूक साहब से भी ज़रा पूछ लूँ कि फ़ारूक साहब, ये जो जलसा था, ये जलसा तो नहीं था, ये तो बेसिकली फ़ौज बैशिंग थी। जो भी बंदा उठ रहा था, उसको सिर्फ़ फ़ौज ही नज़र आ रही थी। इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एक ऐलान बगावत था, जिस तरह के हम सुना करते थे किसी ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से। तो अब नवाज़ शरीफ जो है, जिसको अल्ताफ़ हुसैन 2.0 मैं कहता हूँ, ये अब इन्होंने भी वही सिलसिला शुरू कर दिया है। अल्ताफ़ हुसैन ने भी यही किया था। यही एग्जैक्टली इसी तरह उन्होंने उकसाने की कोशिश की थी, इसी तरह इदारों को लड़ाने की कोशिश की थी। तो क्या फर्क है नवाज शरीफ में और अल्ताफ हुसैन 2.0 में? क्या फर्क है? क्यों नहीं इस वक्त तक हम लोग कोई जवाब दे सके 11 बार सवाल करने के बावजूद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इशराक कसाना भाई। पहले तो आई वुड लाइक टू कमेंड यू, आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने दो बड़े खूबसूरत अशार जो हैं वो आपने पढ़े हैं, बहुत मुनासिब एंड बिल्कुल बिफिटिंग द ओकेजन। थैंक यू सर। कमिंग टू योर क्वेश्चन नाउ, बात यह है कि आपने सही फरमाया। 22 अगस्त, ये 4-5 साल पहले की बात है, फॉरगेटिंग द ईयर, लेकिन डेट मुझे याद है। 22 अगस्त को जब अल्ताफ हुसैन ने इस तरह का वो ऐलान बगावत किया पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ नाम ले लेके, और कराची में हुआ, तो मुझे याद है रियासत और रियासत के दारों ने विद इन 24 आवर्स, भले उसी दिन उन्होंने एक्शन किया और तमाम लोग जो उस वक्त की एमक्यूएम के जो वहां बैठे थे सामने, उन तमाम के खिलाफ सेडिशन के बगावत के केसेस इंस्टीट्यूट हुए। वो अलग बात है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतने साल गुजर गए कि आज तक वो केसेस जो हैं वो विटनेस लेवल पे चल रहे हैं। दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर लीगल सिस्टम कि यहाँ पे सख्त से सख्त रियासत के खिलाफ बगावत वाला केस जो है ना, उसको भी हमारे जुडिशियल सिस्टम, हमारी लीगल सिस्टम जो है वो आगे उसको चलने नहीं देते और केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। बट हैविंग सेड दैट, अल्ताफ हुसैन को आप बिल्कुल रियासत ने बड़ा परसू किया और आप देखें कि अल्ताफ हुसैन ना सिर्फ उसको
उसकी रेलेवेंस को खत्म किया गया, कराची की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, बल्कि जो उसने कराची को और एमक्यूएम को होस्टेज बनाया हुआ था, कराची के अवाम को, वो उसकी दहशत, उसकी पावर को खत्म किया गया। उसके जो मिलिटेंट नेटवर्क था कराची में, उसको तबाह किया गया, टारगेट किलर्स को मार दिया गया, कुछ भाग गए, कुछ पकड़े गए, मुकदमे उन पे चल रहे हैं वगैरह। और आज आप देखें कि अल्ताफ हुसैन जब वो इनइफेक्टिव हुआ तो नौबत यहां तक आ गई कि अब वो मेरा ख्याल है मेंटली टोटली वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। ही इज फिजिकली, मैं तो कहूंगा मेंटली वो इनकैपेसिटेटेड है, फिजिकली भी एक लिहाज से उसकी हालत आपको पता ही है, आप देखते रहते हैं। और आज वो 6 प्रॉपर्टीज जो भत्ते से और ये तमाम एक्सटॉर्शन से कराची से जो पैसा उसको जाता था, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती थी, वो सारी 6 प्रॉपर्टीज जो है इंक्लूडिंग द एमक्यूएम हेडक्वार्टर, दैट हैज बीन सॉर्ट ऑफ, वो क्या कहते हैं जी, फ्रोजन बाय द ब्रिटिश हाई कोर्ट। तो लिहाजा वो तो ही हैज बीन पुट इन हिज शूज वेल एंड डिस्ट्रॉयड वेल एंड प्रॉपर। मेरा ख्याल ये है कि रियासत ने, मैं तो हैरान हूं, अभी विद इन तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं, रियासत ने अभी तक जवाब नहीं दिया। जनरल बाजवा ने, मैं नहीं समझता हूँ कि जनरल बाजवा की कोई स्टेटमेंट आएगी या डीजीआईएसपीआर की स्टेटमेंट आएगी, वो उनको स्टेटमेंट नहीं आने देनी। We've had enough of statements, we've had enough of speeches. Now is the time for action. और मैंने आज प्रपोज ये किया है सोशल मीडिया पे कि अगर देखें ये हमला है, ऐलान जंग है शरीफ फैमिली की तरफ से, शरीफ फैमिली की तरफ से ऑन द पाकिस्तान सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज द पाकिस्तान आर्मी। जब आप पाकिस्तान आर्मी के चीफ को और डीजीआईएसआई को जब आप मेलाइन और टारगेट करेंगे, आप ये समझे आप इंस्टीट्यूशन को कर रहे हैं। जब आप इन इंस्टीट्यूशन को करेंगे तो बात बड़ी क्लियर है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ आपने ऐलान बगावत किया है। और कल के जलसे में भी थीम यही थी कि इंसाइट किया जा रहा था बाकी ये मौलाना फजलुर रहमान और ये लोग जो बाकी अशक ज़ई वगैरह, दे वर इंसाइटिंग द पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री। तो मैंने आज प्रपोज ये किया है कि अगर इन्होंने पाकिस्तान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को टारगेट किया है, खुदारा ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शरीफ फैमिली की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या है, वो है इनका रेवेन्यू स्टेट 4000 और कोई अभी थोड़ी देर पहले बिलाल साहब जिक्र कर रहे थे कि 8000 एकड़ है, जिसपे आपको मालूम है कि ऑलरेडी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऑलरेडी नैब जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि ये धौंस से, चीटिंग से, फ्रॉड से वहां के जो लोकल लोग थे उनसे ये जमीनें ली गई औने पौने और फिर इन्होंने वहां पे अपना महल बनाया, अपनी एस्टेट बनाई। मैं समझता हूं कि वो एस्टेट जो है, ये आज एक सीनियर फेडरल सेक्रेटरी रिटायर्ड मुझे कह रहे थे कि ये तो मसला ही कोई नहीं है, इतना लंबा काम होना नहीं चाहिए। अगर रियासत में एक पॉलिटिकल विल हो, अगर रियासत में एक डिटर्मिनेशन हो कि हमने इनको सॉर्ट आउट करना है बागियों को, तो उसका तरीका पहला ये है, यू डिस्ट्रॉय देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं डिस्ट्रॉय देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे जाके गोलाबारी करके, या वहां पे वो ये है कि वो जो रेवेन्यू के लोग हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो जो जिन लोगों को धोखा फ्रॉड हुआ, उनको वो जमीन जो है वो पहले वो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट कॉन्फिस्केट करे, क्योंकि सबके पास कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, दे नो द एक्चुअल पोजीशन। उस एरिया को कॉन्फिस्केट करें और इनको एविक्ट करें, जो अगर इनके जो नौकर शौकर वहां पे हैं, अगर मरियम नवाज हैं, उसको अरेस्ट करके उसको तो शी शुड गो बैक टू जेल, और वो लैंड शुड बी गिवन बैक टू द राइटफुल ओनर्स जिनसे ये लिया गया था। तो यू हैव टू डिमोलिश देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको आपने करना है। मैं अभी भी कहता हूं कि जी, और दूसरी चीज ये है कि देखिए कल कराची का जलसा है, और मुझे आप ये बताएं कि हमारे पास क्या रियासत के पास वो ऐसे टेक्निकल अपना वो टेक्नोलॉजी नहीं है, गैजेटरी नहीं है? क्या हम कैमरा ने बंद कर दिया है कि कोई मीडिया कवरेज नहीं होगी नवाज शरीफ की स्पीच से की? लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कल ये जलसे पे अब जो एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ फिर लंदन से तकरीर करेगा और फिर इस तरह की वो वेनम जो है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ वो करेगा। मेरा ख्याल है उसको दैट स्पीच शुड बी ब्लॉक्ड इलेक्ट्रॉनिकली, टेक्निकली, जो भी तरीका है, और ये पीटीए का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। तीसरी बात ये है कि जनाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो भी मतलब फसादी हैं, शी इज पार्ट ऑफ द शरीफ फैमिली, जाहिर बात है। तो उनका भी वही स्टेट ऑफ माइंड है जो कि नवाज शरीफ के, बल्कि कल उन्होंने थोड़ी इतनी डायरेक्ट बात नहीं की है, इनडायरेक्टली वो बात कर गई हैं, लेकिन उसकी वजह ये थी क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने
जो मेन उनके जो वो एज दे से द सो कॉल्ड स्टार ऑफ द शो यस्टरडे, मरियम नवाज साहबा अगर कल कराची के जलसे में जाती हैं, मैं समझता हूँ ये रियासत की कमजोरी है, ये रियासत की नाकामी है, ये गवर्नमेंट की कमजोरी है, ये रूल ऑफ लॉ, वो किधर है रूल ऑफ लॉ, कहाँ है रिट ऑफ द स्टेट? मरियम नवाज शुड हैव बीन अरेस्टेड बाय नाउ. If they allow her to go to Karachi, तो वो तो कराची जब when she goes over there, then she becomes the VIP guest for the People's Party. People's Party की गवर्नमेंट है वहां पे सिंध में, कराची में, तो जाहिर बात है उसको शी विल गेट अगर कल वो वहां पे फिर वही बयानिया लेके आती है जो कि नवाज शरीफ का है, तो मुझे आप बताएं कि वहां सिंध गवर्नमेंट तो मरियम नवाज को अरेस्ट नहीं करेगी, दे विल नॉट डू इट, तो फिर कौन करेगा? सो माय पॉइंट इज दिस कि मरियम नवाज शुड नॉट, देश देखना इनका एक तो, फिर दूसरा हमने ये भी सजेस्ट किया, बहुत लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे, कसाना भाई 95% पीपल ऑन द सोशल मीडिया ने आज वो हालत की है शरीफ खानदान की, आज वो हालत की है नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की, और पीपल लाइक सल्लुर रहमान, अचकजई और ये तमाम, कि मैंने ऐसी चीज कभी देखी नहीं है। लोग कह रहे हैं इस पार्टी का, वो तो कह रहे हैं इस पार्टी का, खानदान तो छोड़े उनका, उसको तो राइट ऑफ करें, इस पार्टी को का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, इस पार्टी की लीडरशिप जो आप सोशल पाकिस्तान में बाइकआउट है। की बात कर रहे हैं, मैं जरा ब्रिगेडियर साहब बिलाल साहब से जरा पूछता हूँ। बिलाल साहब, ये जो बातें तीन इन्होंने की हैं फारूक साहब ने, वो एक तो ये बताएं कि क्या आप उनसे एग्री करते हैं, और दूसरा ये बताएं कि ये जो पार्टी के ऊपर बाइकआउट की बात हो रही है, इसे सोशल बाइकआउट तो हमने क्या करना है, लेकिन क्या जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा है कि इस तरह की जो पार्टी जो कि बगावत फैला रही है, जो पे उकसा रही है पूरी फौज के अंदर के बगावत हो, क्या उसके ऊपर बैन लगना चाहिए? सर ये नवाज शरीफ तो हमेशा ही फौज के खिलाफ था, और इनके वालिद साहब हाजी शरीफ साहब इनको समझाते रहे कि भी फौज से पंगा ना लिया करो, लेकिन ये somehow I think he has a problem somewhere that he is always against the army और he becomes the tool in the hands of Indian। और आपको ये तो पता है कि इंडियंस के वो कितना करीब है, मोदी के कितना करीब है और जंडाल के कितना करीब है, और उसके बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया में कितने हैं, और कितने लोग उसको इंडिया वाले जो हैं लंदन में मिलते हैं और ये इकट्ठे बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। और इसने अपनी जगह का नाम भी जाती उमरा रखा हुआ है, जो कि इंडियन इसका विलेज था। तो ये पाकिस्तानी नहीं है, ये बेसिकली आई वुड कॉल हिम टू बी एन इंडियन। और ये हमारी बदकिस्मती है कि ये हमारे ऊपर बैठा रहा, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन गया और बार बार हम इसको इलेक्ट करते रहे। तो कौम को अब समझ आ गई है, वो जमाना चला गया है, अभी दोबारा ये इलेक्ट भी नहीं हो सकता, और इंशाल्लाह ये बैन भी होगा, और मीडिया भी इसको बैन करेगा। जैसे फारूक साहब ने अभी फरमाया कि सोशल मीडिया ने जो बैशिंग की है, ऐसी बैशिंग मैंने पहले नहीं देखी। और ये जलसा तो फेल हो गया जलसा। मुझे ये बताएं कि जलसे में कौन लोग थे? वो तो बिरयानी खाने वाले लोग थे, कुछ भी नहीं थे। 10,000 से ज्यादा लोग नहीं थे। स्टेडियम तो आधा करके उन्होंने स्टेडियम जो था वो वहां पे रखा हुआ था, और आधा स्टेज बनाया था, इनको पता था नहीं भरेगा। और उसमें वो देखें कि वो जो मौलवी डीजल है वो तो लेट हो गया। मुझे तो लगता है कि जान के उसको कोई डंडा मिला है, और वो जान के उधर नहीं पहुंचा था टाइम पे, और उसकी तकरीर देखें कितनी बाद में हुई। तो इट वाज अ टोटल फेलियर ये जो जलसा था। तो करके देख लिया ना इन्होंने, जलसा भी हो गया। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया कि चलो अभी करके दिखा दो हमें जो करा सकते हो। और फेलियर होने के बाद तो हमें पता चल गया कि इनके पीछे कोई नहीं है, पीपल आर नाउ अगेंस्ट देम। ठीक है, थोड़ी महंगाई है, इमरान खान को देखना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। बाकी लोगों को पता है कि वो एक ईमानदार आदमी है, और गरीबों को भी ये पता है कि वो ईमानदार आदमी है। सिर्फ महंगाई का एक मसला चल रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह हम अभी फाइनेंशियली स्टेबल होने जा रहे हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल होने हाँ, जा रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा खत्म हो गया, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई है, इंपोर्ट हमारी कम हो गई है, बड़ी बड़ी चीजों पे ड्यूटीज लग गई हैं, कारें महंगी हो गई, सामान्य तयश महंगा हो गया है। तो अमीरों को फर्क पड़ेगा ना, गरीबों को फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हालात बेहतर से बेहतर होने जा रहे हैं, और दुनिया जो है, जो हमारे दुश्मन है, इस चीज को देख रही है कि पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क बनने वाला है। और अभी उनको बड़ी तकलीफ है, और अभी इसीलिए आप देखें कि एक्शन ज्यादा तेज हो गया है, हमारे खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। और हाँ, इमरान खान अभी इंशाल्लाह अगले 6 महीने में इमरान खान बहुत स्टेबलाइज हो जाएगा, और वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे फारूक साहब ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए,
तो आप देखेंगे इनके खिलाफ एक्शन होंगे, ये मीडिया से भी बैन होंगे और ये पकड़े भी जाएंगे। ये कन्विक्टेड है, नवाज शरीफ हरामी कन्विक्टेड है और ये मरियम भी कन्विक्टेड है। तो दे आर रोमिंग अराउंड, ही इज राइट, व्हाई शुड दे रोम अराउंड, दे शुड बी इन द जेल। और अगर वो भाग गया इनको चक्कर दे के, लेबोरेटरी को ब्राइब करके, डॉक्टरों को ब्राइब करके, अभी तो आपकी जो डॉक्टर है यहाँ पे और में मिनिस्टर है, पंजाब की मिनिस्टर है, वो भी कहती है नहीं ठीक है, वाकई इसके प्लेटलेट्स कम थे। तो वो तो प्रेसिडेंट थी उस बोर्ड की, उसने तो कहना मेरा ही ख्याल है, है उनकी उसने उनकी अपनी डिग्री चेक करवानी चाहिए, उनकी डिग्री चेक करवानी चाहिए डॉक्टरी की। सारे हरामी मिल मिला के उसको वहां पे भिजवा दिया है। और वो जो डॉक्टर, क्या उसका नाम है, फारूक भाई, वो जो सर्विसेज का हेड है, वो इसमें शामिल था। वो जो दाढ़ी वो वाला, छोटी छोटी दाढ़ी, हाँ 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 दाढ़ी हाँ वाला जो हाँ डॉक्टर है, तो हाँ। सारी उसकी मिली भगत थी और इसको वहां पे भिजवाया। और अभी ये उनका टूल बन गया वहां जाके। तो आप फिक्र ना करें फारूक साहब, गवर्नमेंट को पता है ये सब कुछ। ये जो सांप इन्होंने तेजी से दिखा लें, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और आप बेहतर कहते हैं कि इसको नहीं कराची जाने देना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो भी तो हरामी है ना सारे, वहां पे जो बैठे हुए हैं। तो हरामी जब हरामियों से मिल जाएंगे तो फिर मामला खराब होगा। तो कराची जाने से पहले इसको अरेस्ट चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन इनसे होगा कुछ नहीं, ये जलसा तो इनका टोटली फेल हो गया है, टोटली फेल हो गया है। और इनका जो ख्याल था कि वहां पे लाखों आदमी आ जाएंगे और हम नेशनल डिसोबीडियंस शुरू कर देंगे और तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी और स्टेट खत्म हो जाएगी, तो लेकिन लेकिन ब्रिगेड साहब, बिल्कुल एक चीज जो है, आप ये जरा देखें, मैं आपको बताऊं कि आपने कहा ना कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक्शन क्या होगा कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जेल में है, वो इस वक्त वीआईपी लाइफ गुजार रहे हैं, वहां पे घर से भी बेहतर खाने उनको वहां पे मिल रहे हैं। माशाल्लाह उनकी बीवियां भी काफी हैं, वो हर बीवी को उनके खाने शाने भेजे जा रहे हैं, दिन मुकर्रर हैं कि कौन कब आएगी कब मिलेगी। और बिल्कुल जिस तरह आपके मेस के अंदर खाने खिलाए जाते हैं लोगों को, उसी तरह वहां पे उनके जनाब खाने, और पता नहीं क्या क्या जैतून और पता नहीं क्या क्या जनाब रोगनी ऑयल पता नहीं क्या क्या जा रहे हैं वहां पे। तो जब ये आप अपने कैदियों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे वीआईपी किस्म का, तो क्या मिसाल सेट करेंगे आप। अभी मैंने सुना है, मुझे ये बताया गया है कि वहां पे कोई बड़ी वीआईपी बिल्डिंग भी नैब के दफ्तर में बन रही है। फारूक साहब जरा मुझे, आप नैब में रहे हैं, जरा मुझे बताएं कि नैब इस तरह के लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं जी, और किस किस कैपेसिटी में ये ट्रीट कर रहा है इस तरह। देखें इसरार कसाना भाई, आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक है। आ, ये जब लास्ट टाइम भी शहबाज शरीफ नैब की कस्टडी में थे, तो नैब वाले हमें बताते थे कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे तो बड़े मसाइल बढ़ गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, कि जिस तरह आपने कहा इनकी 3-4 फैमिलीज हैं, बीवियां जो भी आप कहें। वो एक तो हुक्म ये होता है इनकी तरफ से कि जी वो क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए, एक एक 2-2 घंटे का गैप होना चाहिए। वो जब आते हैं तो जनाब उनके दरमियान, आने के दरमियान गैप होना चाहिए। फिर खाने आ रहे हैं, फिर हर एक के साथ अलग अलग खाने चल रहे, डाइनिंग हॉल में मेन, जिस तरह के आप वो जिस तरह के कोई मेस होता है डाइनिंग हॉल टाइप चीज। तो ये तो वेरी कंफर्टेबल लाइफ। बल्कि अभी तो आई हैव फिजिकली सीन दैट बिल्डिंग, मेरा ख्याल वो तैयार होगी होगी। मैं जब चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद जा रहा था तो मोटरवे पे मुझे कहा गया था कि सर आप मोटरवे से देखें, एक नया वीआईपी ब्लॉक तामीर हो रहा है ठोकर न्याज बेग में, नैब के इलाके में, वो जो हाँ, तो प्रेमिसेस में। वहां पे और इसी तरह मैं के लोग जी जाएंगे ना, सारी जी जिंदगी आप और लूटेंगे वो किसी को, जाके वहां पे आप वीआईपी जिंदगी गुजारेंगे। एग्जैक्टली कि जी वो जो वीआईपी लोग आएंगे, बड़े लोग, तो उनको फिर वहां पे रखा जाएगा, नॉर्मल सेल्फ में नहीं रखा जाएगा। और मैंने जाके, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा हूँ 2 साल जब मैं नैब में था उस पूरे टोकन याद बेग प्रोजेक्ट के। तो मैं तो कंफर्म कर सकता हूँ कि ऐसी बिल्डिंग मैंने भी देखी है मोटरवे से। मैंने कहा नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, शायद अब तैयार होगी होगी, मेरे ख्याल शहबाज अब उधर उधर होंगे वहां पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम ये कहते रहे हैं थ्रू आउट कि खुदारा, 2 चीजें, इनके केसेस जो हैं ये लटक रहे हैं। चीफ जस्टिस ने भी कह दिया गवर्नमेंट को 3 महीने पहले कि डे टू हाँ डे स्पीडी ट्रायल्स करें और इसमें 120 नए जजेस अपॉइंट करें, 90 दिन के अंदर केसेस का फैसला होना चाहिए। तो आज फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने खिताब में इस खुद चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं कि जी जो आपकी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट होगी, जो फंड रिक्वायरमेंट होगी, हम हाजिर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन खुदारा नैब, खुदारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, केसेस फाइनलाइज करें मंतकी जहां तक इनके पहुंचे। क्योंकि वो केसेस लटक रहे हैं, क्योंकि हमारे जो वोकला है वो आपको पता है हैवीली पॉलिटिकली पोलराइज्ड हैं।
उनके एफिलिएशंस हैं, तो लिहाजा वो और हमारा लीगल सिस्टम, मैं कोर्ट्स का लफ्ज नहीं करता हूं फिर वो गलत हो जाएगा, मैं आई विल से लीगल सिस्टम समझने वाले समझते हैं कि हमारा लीगल सिस्टम इन केसेस को आगे चलने मंतकी तक जाने नहीं दे रहा। तो यही एक, दैट इज वाई ये समझते हैं कि रियासत कमजोर है, रियासत हमें प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, केसेस फाइनलाइज नहीं होंगे, लिहाजा हम इनको सर ब्लैकमेल रियासत भी कर कमजोर सकते है हैं। ना फारूक भाई, मुझे बताएं, जी रियासत ने बार बार साबित किया है कि वो कमजोर है। वो इनके देखिए जी, सामने गिर जाती है, वो इनके सामने ब्लैकमेल हो जाती है। इनकी खवातीन को हम कहते हैं यार वो तो छोटी सी बच्ची है, उसको क्या कहना है, छोड़ो, उसको माफ कर दो। एग्जैक्ट, अब जब हम देखिए इस ना, तरह करेंगे तो जिन फिर क्या होगा? देखिए अब किसाना भाई मसला क्या है, फौज के अंदर भी आपको पता है, ब्रिगेड बिलाल भी इस चीज को सपोर्ट करेंगे, मेरी बात को जो मैं कहने वाला हूं, कि फौज में एक डिग्री ऑफ कंपैशन है, खासकर खवातीन के लिए और अपने पाकिस्तानियों के लिए। दुश्मन हो, दहशत गर्द हो, वहां पे फौज के लिए, फौज का उनके लिए कोई कंपैशन नहीं है, कोई दिल नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर ओन पीपल एंड व्हेन इट कम्स टू सर आई एम योर सॉरी टू कट यू खवातीन, शॉर्ट, सर मेरी बात सुने सुने फरूक भाई, मेरी बात सुने। नबी करीम जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से कोई बड़ी जात नहीं है। सही उन्होंने बात है। जब ये फरमा दिया कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो उसके भी हाथ कटेंगे, तो फिर कोई अच्छा खातून मैं, खातून नहीं है जी वहां पे। अच्छा फिर मैं जल्दी मुकम्मल तो करता हूँ इस जो पॉइंट को। क्रिमिनल है, देखिए क्रिमिनल ना, इज ऑलवेज अ क्रिमिनल। देखिए ना, बात ये कि मरीम नवाज ने जब डॉन लीक्स में किरदार अदा किया और वो तमाम चीजें लीक आउट की, तो हमें तो यही बताया गया और पता ये लगा है और ये ऑथेंटिक है कि जी उस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कहा बच्ची है, गलती हो गई है, चलो जाने दो, इन्होंने भी कहा माफ कर दे, उसको माफ कर दिया गया। शी वाज, माय पॉइंट इज दिस कि अभी इनको ये नहीं करने, देखे ना, पिछले 6 महीने में 2-3 मरतबा जुबैर साहब जो है आर्मी चीफ को मिले। अब आर्मी चीफ इज नोन टू बी, वैसे तो बहुत सख्त है, लेकिन देखें उनमें भी एक अपना खुद वो है, थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस हमें कभी नजर आ जाती है। उन्होंने जुबैर साहब को एकोमोडेट किया कि भाई एक साबिक जर्नल के बेटे हैं, तो चलो इनकी बात सुन ली जाए, खानदानी आदमी है, अच्छे आदमी है। लेकिन मरीम वो इन्होंने छुपाया हुआ था, पाकिस्तान के अवाम को झूठ बोल रहे थे। ये जो चुप करके बैठे हुए थे लंदन में और लाहौर में, ये इसलिए शरीफ फैमिली चुप थी, इनको पता था कि बिहाइंड द सीन हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मरीम नवाज पाकिस्तान से बाहर लंदन चली जाए और इनके केसेस में कोई रिलीफ मिले। वो आर्मी चीफ ऑब्वियसली आर्मी चीफ के कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने कहा जी गो एंड फेस द कोर्ट, सॉरी वी कांट हेल्प यू, क्योंकि ना प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकता, ना आर्मी चीफ कुछ कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, वो तो जुडिशरी ने करना है, वो निजाम है। सो जब उनको देखा उन्होंने कि जनाब इमरान खान से भी कुछ नहीं मिलना, फौज से कुछ नहीं मिलना, आर्मी चीफ ने उन्हें लाल झंडी दिखा दी, तो फिर एकदम कीमतें भी इनको याद आ गई और भी चीजें याद आ गई और खुल के इन्होंने कहा कि अब फौज को आप अटैक करो। माय पॉइंट इज दैट मरियम नवाज को अगर देखें ना, आज एक बड़ी खूबसूरत बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कह दी, उन्होंने कहा कि ये दोनों जो बच्चे हैं, चाहे बिलावल हो चाहे मरियम नवाज हो, उन्होंने कहा एंड आई एम सॉरी कि मैं कहता हूँ ये क्रेडिट को उन्होंने खुल के बात की, हम जरा अवॉइड करते थे ये बात कहना कि हराम का पैसा, इल गॉटन मनी के से पैदा से पलने वाली ये औलाद है। हराम के पैसे से जो औलाद पैदा होती है, आप जिनको पाला जाता है, आपको पता हमारा दीन और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो क्या कहते रहे हैं इसके बारे में। सो माय पॉइंट इज दिस कि अच्छी बात और प्राइम मिनिस्टर ने कर दी कि जनाब अब जो वीआईपी होगा, कमिंग बैक टू दैट ओरिजिनल पॉइंट, जो भी वीआईपी होगा वो जेल में होगा, वो आम कैदियों की तरह रहेगा जेलों के अंदर, ही विल नॉट गेट अ वीआईपी स्टेटस। एंड आई ओनली होप कि आज शहबाज शरीफ के बारे में नैब को हुक्म मिल गया होगा बाय नाउ कि जनाब शहबाज शरीफ शुड गो टू एन ऑर्डिनरी, टू द नॉर्मल सेल, जहां बाकी व्हाइट कॉलर क्रिमिनल जो हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया या कोई ग्रेड 18 का अफसर होगा, 19 का जिनको रखा हुआ है, ही शुड गो इन द सेम सेल। इसी तरह हमजा जो है अगर वो एंजॉय कर रहा है वीआईपी फैसिलिटीज जेल में, तो उसको भी जो है जाना चाहिए नॉर्मल सेल में। खुर्शीद शाह साहब जो है, जो सिंध के बड़े बादशाह समझते हैं, ठीक है सर ना जी, मेरी बात सुने, सर इन मेरी बात सबको उधर सुने। करें। फारूक भाई और ब्रिगेडियर बिलाल साहब, मेरी गुजारिश ये है कि पिछले प्रोग्राम में हमने ये बात की थी और हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो जिन लोगों ने खास तौर पे पीएमएलएन के जो जनरल्स थे जिन्होंने ये गुफ्तगू सुनी थी, उनके खिलाफ जी एक्शन लिया जाए। आज सर 2 वीक्स हो चुके हुए हैं, कोई एक्शन बताएं कुछ हुआ है? कोई किसी ने कोई एक्शन लिया है? किसी ने कोई मैं एक्शन कुछ नहीं ऐड लिया। कर सकता हूँ? सर मैं कुछ ऐड कर सकता मुझे ये बताएं कि इस तरह का जब मामला हो तो क्या आपके जो एक इंस्टीट्यूशनल जो लेवल पे डिसिप्लिन है
क्या उसको ट्रिगर नहीं होना चाहिए? क्या उसके उसमें बात नहीं होनी चाहिए? आज हम बातें कर रहे हैं जी कि नवाज शरीफ ने ये कर दिया, नवाज शरीफ को सुनने वाले कौन है? उनमें आपके लोग अच्छा बैठे हुए हैं कसाना सब। साहब, कसाना साहब, मैं मुझे इजाजत दीजिए, मैं जी इंटरजेक्ट प्लीज। किया है। उस वक्त तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि जी एफआईआर हो गई है, और वो जी एफआईआर इनके अपने वर्कर ने कराई है, और उस एफआईआर कराने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ पे वो दफे लगाई गई हैं जो वाजिबुल कत्ल हैं यहाँ पे, उसको फांसी हो सकती है उन दफों पे। वो वहां पे जाके इंग्लैंड में बताया जाएगा कि इस आदमी को फांसी हो सकती है, और उनको पता है कि वहां पे फांसी अलाउड नहीं है, तो इस तरह उसको बहुत बड़ी प्रोटेक्शन वहां पे मिल जाएगी। वो सारी नूरा कुश्ती थी एक्चुअली। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको टाइम के साथ साथ पता चल जाएगा कि वो सारा जो कुछ हुआ है वो नूरा कुछ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो आप ये कह रहे हैं कि इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, तो सारे बंदे इनके आउट ऑफ मेरिट इन्होंने अपॉइंट करवाए हुए हैं। जो बंदे डिजर्व नहीं करते थे उनको बड़ी बड़ी पोस्टें इन्होंने दी हुई हैं, रिश्वत लेके, या कोई फायदा पहुंचा दिया, या कोई पॉलिटिकल एडवांटेज ले लिया। इस तरह वो लोग अभी इनको पे बैक कर रहे हैं। वो लोग पुलिस में भी बैठे हैं, वो लोग नैब में भी बैठे हैं, वो लोग जुडिशरी में भी बैठे हैं। जब तक वो सारा सिस्टम चेंज नहीं होगा, इनको इसी तरह प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। आप जितनी मर्जी बिल्डिंगें बना लें, आर्मी चीफ जो मर्जी कर ले, लेकिन वो जो नीचे वाले लोग हैं, जो इनसे obliged हैं, और जिनको अभी भी शायद पैसे मिल रहे हों बैकडोर से, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास बहुत माल है जो इन्होंने कमाया है, हराम का माल, वो ये खर्च करके जी लोगों को खरीद लेते हैं। यहाँ तो आप जजों को खरीद लेते हैं, तो ये छोटे छोटे लोग जो नैब के हैं, इनको खरीदना क्या मुश्किल है? तो इनको ये फैसिलिटीज मिलती रहेंगी। वी हैव टू टेक अ वेरी वेरी स्टर्न एक्शन, वी हैव टू चेंज द होल सिस्टम। जब तक सारा सिस्टम चेंज नहीं होगा, इस तरह इनको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी, इन लोगों को, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। तो ये मैं आपको बताऊं, ये सब नूरा किश्ती थी, और ये इन्होंने खुद करवाई थी एफआईआर। और अभी ये अंदर जाते हैं तो आराम से बैठे होते हैं, जितनी मर्जी बिल्डिंगें बन जाए, जो मर्जी आर्मी चीफ कह दे इनको शिफ्ट कर दो, फिर भी अंदर खाते हैं, इनका खास ख्याल रखा जाएगा। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। सर, तो फिर तो मैं बात ऐड करना बात चाहूंगा, मैं ऐड बात तो करना वहीं पे चाहूंगा आ गई। जी जी। मैं ऐड करना चाहूंगा फर्दर टू व्हाट ब्रिगेडियर बिलाल साहब ने सेड। नंबर एक, आप रियासत की कमजोरी देखें। नैब के ऊपर एक प्री प्लान हमला होता है, अटैक होता है, उनके ऊपर एफआईआर होती है, और ये लाहौर बड़ा में। एक सीरियस मामला है। आप मुझे ये हाँ। बताएं, आज तक एक बंदा अरेस्ट हुआ है? हम यही सुन रहे हैं कि जी बेल, इंटरिम बेल, प्री अरेस्ट बेल, फलाम बेल। मतलब ये कि हमारा लीगल सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारा लीगल सिस्टम इन इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है। नंबर एक। नंबर दो, आपने उन 3 रिटायर्ड जनरल्स की बात की। मैं आज आपके लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूं, कसाना भाई, आप सोच नहीं सकते हैं, जो हाजिर सर्विस फौज है उसमें तो जो रिएक्शन आया है उनके खिलाफ, वो तो है ही है। लेकिन हमारे जो रिटायर्ड थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग रिटायर्ड सीनियर जनरल ऑफिसर्स, आपके उस प्रोग्राम पे जब हमने बात की थी, आई मीन नॉलेज कि कैसे कैसे रिटायर्ड सीनियर जनरल ऑफिसर ने अप्रोच किया और कहा कि जनाब, जो आपने बात कही है सही कही है, और बिल्कुल इनका सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सो देयर इज अ बिग रिजेंटमेंट एंड अ बिग वेव ऑफ रिजेंटमेंट, और गुस्से की एक लहर है अगेंस्ट दी 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो पीएमएलएन के थे। और वो बात सही है कि जब वो ये नूरा कुश्ती वाली चीज एक्सपोज हो गई, तो उन्होंने सिर्फ आप नवाज शरीफ का नाम रखा हुआ है अभी उसके अंदर, वो जो एक जीआईटी बनी थी सर पंजाब मेरी पुलिस बात के लेवल सुने। पे, बाकी सबको नाम निकाल दिए वहां से। नवाज सर, शरीफ का नाम सिर्फ नाम है, नाम बाकी सबके निकाल निकाल। दिए जाएंगे। आपके आपके जो वीआईपीज हैं ये माशाल्लाह, और ये जो लाडले हैं, ये सिस्टम के लाडले हैं, जिनका उस सिस्टम में आपके भी इदारा शामिल है सर। इन लोगों को हाँ आपने बनाया, इनको आपने बड़ा किया, आज वो मॉन्स्टर बन गए। अब वो आप ही को हॉन्ट कर रहे हैं। और हाँ इसमें जी। आज सबसे बड़ी बात जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है, सबसे बड़ा जो ध्रुव बीनी का अमल है वो इस वक्त आपके इदारे को करना चाहिए। अपने गिरबान में देखना चाहिए कि हमने क्या किया और हमने क्यों किया, और क्या आज हम तैयार हैं, क्या हमारे अंदर वो विल है कि हम इस काम को रोक दें और इस तरह के लोगों को इनकी परवरिश करना, अपने गमलों में इनको लगाना बंद कर दें। आपकी बात सही है। मैं समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, हमारे डीजीआईएसआई,
हमारी गवर्नमेंट और दीगर इदारे द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ लोग देख रहे हैं कि आप क्या देखें, मैं एक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रैकडाउन की बात कर रहा हूं। बाय नाउ देयर शुड हैव बीन अ क्रैकडाउन। आप रियासत की कमजोरी देखें, हम कितने साल अरसे से शोर डाल रहे हैं कि भाई खुदा के लिए जाती उम्रा की, जब इन्होंने कैंप ऑफिस को बनाया हुआ था पीएमएलएन के दौर में पिछले 5 साल में 80 से 85 करोड़ रुपया, हालांकि छोटा अमाउंट है, जो लार्जर पिक्चर में देखेंगे तो ये बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन 80 करोड़ रुपया पब्लिक मनी लगा था। उसकी जो 14 फुट ऊंची दीवार, जो 4 फुट चौड़ी, उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कैमरा, स्पेशल लाइट्स, वो जो हाई वैल्यू वो लगाई गई थी। भाई कम से कम उनको तो रिमूव करो, रिकवर, वो चीजें तो रिकवर करो। लेकिन रियासत ने वो नहीं किया। कमजोरी जब आप शो करेंगे, जब रियासत कमजोरी शो करेगी, गवर्नमेंट कमजोरी शो करेगी, फिर यही हमारे साथ होगा जो इस वक्त हुआ है। लिहाजा मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूं आपके इस प्रोग्राम से, इफ यू डोंट, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एक्शन, जाहिर बात है फौज खुद तो कोई एक्शन नहीं करेगी, जो एक्शन होगा वो गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट का आज भी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने सारी बातचीत की है, तो ये एक्शन जो है। अब आप मुझे ये बताएं, गुजरांवाला के जलसे में डिप्टी कमिश्नर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें लिखा हुआ था शिक नंबर 11, कॉन्वेक्ट जो है, कॉन्वेक्ट वो एड्रेस नहीं कर सकेंगे, करेंगे जलसे को। क्यों रियासत ने कमजोरी शो की है? नवाज शरीफ का स्क्रीन पे जैसी तकरीर आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव मूव्ड इन एंड कट ऑफ दी वायर, जो भी टेक्निकली था उसको काट देते कि ये स्पीच नहीं होगी बिकॉज यू आर वायलेटिंग द एग्रीमेंट। जब मरियम नवाज ने तकरीर शुरू की थी, इन द फर्स्ट प्लेस मरियम नवाज शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू एंटर द स्टेडियम। Why did the district deputy commissioner and the local administration allow her, knowing that she's a convict? सिर्फ sentence suspend हुई है, she is convicted. Why was she allowed over there? या चले अंदर वो चली भी गई हैं, वो तकरीर करने गई हैं, वाई वॉज वो जो पूरा डीजे सिस्टम था वहां पे क्यों नहीं अपना गवर्नमेंट के इदारों ने वहां पे क्यों नहीं आके एक्शन किया? आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं फौज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये रिट ऑफ द स्टेट सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम फिर वही आता है। पंजाब में वी हैव अ वेरी वीक चीफ मिनिस्टर, अ वेरी मीक पर्सन। हम कह के थक गए 2 साल से। इमरान खान साहब, आपकी एक बड़ी जो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आपकी रिट इन्फोर्स नहीं हो रही है, यू हैव अ वेरी वीक चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, लेकिन वो नहीं हो रहा। अब ठीक है, जो भी ईगोज है, जो भी वजह है, वी डोंट नो, बट द पॉइंट इज कि वो बात कमजोरी दिखाएंगे तो फिर मुल्क के अंदर दुश्मन और पैदा होंगे, उनका हौसला बढ़ेगा, दे विल बी एम्बोल्डन्ड कि लेट्स टेक ऑन द स्टेट, लेट अस टेक ऑन द इंस्टीट्यूशन। और बाहर के लोग जो है वो बैठ के उनको बकअप भी करेंगे, तालियां भी बजाएंगे और उनको और पंप करेंगे। बाहर के लोग तो जो कर रहे हैं वो आपको भी पता है, हम बाहर बैठे हुए हैं, हमें पता है। हमें, आप यकीन करें कि तकलीफ हमें होती है जो कि बाहर लोग बैठे हुए हैं। मैंने पहले भी प्रोग्राम में ये कहा है कि हम शरीकों में बैठे हुए हैं, हमें तो रोजाना ताने सुनने पड़ते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि नया इमरान खान आप देखेंगे। तो भाई क्या नया इमरान खान देखेंगे? हमें कोई जरूरत नहीं देखने की, हमें एक्शन की जरूरत है। मुझे एक दफा अमेरिका में एक कांग्रेसमैन ने ये कहा था कि द की वर्ड फॉर यू गाइज, फॉर द कम्युनिटीज लाइक मुस्लिम्स एंड अदर्स, इज 3 अल्फाबेट्स, ACT, एक्ट। एक्ट करें। अगर आप एक्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आप घर में बैठ के तकरीरें शीशे के सामने खड़े होकर करें, हमें इस तरह की जरूरत नहीं है। सर मसला ये है कि मैंने तो अपने तौर पर ये एक्शन लिया है कि जिस अदालत को मेरे मुल्क की अदालत है उसने उसको कॉन्विक्ट कहा है, उसने उसको मुजरिम कहा है, मैं आज के बाद उस बंदे को साहब नहीं कहूंगा। मैंने आज पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा है कि मैं ये कर सकता हूं कि मैं, जो हम बड़ी इज्जत देते हैं इन लोगों को अपने प्रोग्राम्स में, मैं आज के बाद इस शख्स के साथ इसके नाम के साथ साहब नहीं लगाऊंगा। ये नवाज शरीफ है, ये नवाज शरीफ ही रहेगा जब तक कि उसको अदालत क्लियर नहीं करती। मैं एक मुजरिम को साहब नहीं कह सकता, मैं उसकी मुजरिम बेटी को साहिबा नहीं कह सकता। तो कम से कम जो हुकूमत है वो भी तो कुछ करे। सिर्फ नवाज कहें, शरीफ भी इसके साथ नहीं लगाना चाहिए। नवाज बदमाश अच्छा लफ्ज रहेगा इसके लिए। ये तो बिल्कुल चोर है, कॉन्विक्ट है, हरामी है, पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम किस मुंह से इनको नवाज शरीफ साहब कहते हैं? और 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है, इसको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलनी चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए ये सारा कुछ। पता है ये फारूक इज राइट, स्टेट अपना दिखाई नहीं रही यार। स्टेट के पास बड़ी पावर होती है,
मैं थक गया हूँ टीवी प्रोग्राम जो भी मुझे, कि मैं जाता नहीं हूँ वहां पे स्टूडियो में, घर पे मुझे लोग ले लेते हैं, तो मैं बुजदार के 1.5 साल से पीछे लगा हुआ हूँ कि यार इसको निकाल दो, ये बहुत वीक आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, ही इज नॉट कैपेबल एट ऑल टू हैंडल दिस सिचुएशन। यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए पंजाब में टू गेट होल्ड ऑफ दीज गाइस। अभी वो उमर शेख को ले आए हैं पुलिस में, तो वो आपने मिसाल सुनी होगी, सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। हाँ। वो ठीक है, वो इनको ठीक वो पकड़ेगा, वो इनका बंदोबस्त कर रहा है वो, और उसने अभी जलसे में भी बंदोबस्त किया है। दे वांटेड टू चेंज द रूट, उसने नहीं चेंज करने दिया, उसने कहा उसी रूट से तुम जाओगे। और इतना शोर था जी कि सड़कें भर गई हैं, बस लाखों आदमी उधर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं था जी वो। और लेकिन अभी इम्पोर्टेंट ये को एक्ट करना चाहिए, इट इज हाई टाइम दैट द स्टेट शुड एक्ट। और यहाँ पे सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर चेंज करें, यहाँ कोई स्ट्रांग बंदा लेके आए जो इनको जिनको पकड़े। और ये अभी बात कर रहे थे कि जाती उमरा में गैजेट लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, और सर 3,000 पुलिसमैन वहां पे हर वक्त मौजूद रहते थे। आप बजट देखें कहाँ एब्सोल्युटली पे, और कई कैंप ऑफिस थे वहां पे, जिस अपनी बीवियों के घरों को कैंप ऑफिस बनाया हुआ था। जब कैंप ऑफिस बनता है तो ये लोगों को पता होना चाहिए कैंप ऑफिस बनाया जाता है खर्चा गवर्नमेंट से लेने के लिए। और अभी ये मरियम नवाज ने जो इलेक्शन लड़ा था, आपको पता है यहाँ पे, वो पता चला है कि 2.5 अरब रुपया गवर्नमेंट के फंड उसमें खर्च हुए हैं। वो अभी इनको NA निकला है, 120 में, बिल्कुल। हाँ। चीजें निकलती हैं, सामने आती हैं, एक्शन कोई होता नहीं। एक ढेला इनसे निकला नहीं है अभी तक। किधर गया है वो केसेस कि हम इनसे निकाल लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, क्या मैं निकाला है अभी तक हमने? मैं सर ये फाइनल वर्ड जो है मैं फरूक भाई से कहूंगा कि फरूक भाई जरा मुझे ये बताएं कि अगर आप चाहें तो आप अदालत को ये कह सकते हैं कि जी इनसे आपने कोई बॉन्ड नहीं लेना। अगर आप चाहें तो आप आराम से इनकी रिपोर्टें बनवा के इनको बाहर भिजवा सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अब कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, एक पॉलिसी चेंज जरूर लानी चाहिए इस इदारे को जो जिसके साथ आपका ताल्लुक है, कि अब ये चीजें इनफ इज इनफ, और आज के बाद हम ये चीजें नहीं होने देंगे। जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फिफ्थ कॉलमनिस्ट का रोल प्ले करेगा, दैट्स इट, उसके बाद खत्म। पहली बात तो ये है कि बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये साहब और साहिबा के ये टर्म मैं भी इस्तेमाल करता रहा हूं। अगेन वही आउट ऑफ रिस्पेक्ट वाली बात हम करते रहे, हमारे दिल में अभी भी वो चीज है ना, वो जर्फ आप कहें, ये जो भी आप कहें, हमारी ग्रूमिंग इस किस्म की है। ये बिल्कुल, अब मैं इसको भी सोशल मीडिया पे हम करते हैं कि इनके नाम के साथ साहब और साहिबा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं समझता हूं कि पैमरा ने अगर उनकी स्पीचेस को बैन किया है नवाज शरीफ की, तो ये मरीम नवाज की स्पीचेस भी बैन होनी चाहिए। वैसे तो उनको तो इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये हुक्म आना चाहिए अदलिया की तरफ से कि जनाब जो लोग अंडर ट्रायल हैं, कॉन्विक्ट तो बहुत ही, वो तो सबसे ऊपर वाला इनका रुतबा है ना जी, नेगेटिव फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विक्टेड है नवाज शरीफ, मरीम नवाज, इनको तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मीडिया पे इनकी खबर भी आए, ये मीडिया पे ग्लोरीफाई, जिस तरह अल्ताफ हुसैन के बारे में बिल्कुल टोटली इनको ब्लैकआउट कर दिया गया था लॉर्ड हाई कोर्ट ने। मैं हैरान हूं कि हमारे एक मोहतरम हाई कोर्ट ने, अभी पीछे वो एक पिटीशन गई थी, उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। पैमरा का हुक्म अलग है, लेकिन मीडिया पे मुझे बड़ा गिला है। हमारा मीडिया इनको ग्लोरीफाई कर रहा है। दे शुड नॉट बी कमिंग। आप मुझे बताएं, एक शख्स है, वो ड्रग स्मगलिंग का उसका ट्रायल हो रहा है, नारकोटिक स्मगलिंग, एंड दैट जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ राना सनाउल्लाह, वो जाके मीडिया पे ऐसे बैठता है जिसमें कि वो कौमी हीरो है। यानी कि मीडिया ग्लोरीफाई करता है इन लोगों को। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कल पीडीएम में पहली मर्तबा मैंने 1968 ऑनवर्ड सब डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स देखी हैं, अयूब खान की मूवमेंट ऑनवर्ड, और कल पहली एक कंबाइंड ऑपोजिशन थी ईमान से कसाना भाई, या उसमें मनी लॉन्डर बैठे हुए थे, या उसमें जाली अकाउंट होल्डर बैठे हुए थे, या उसमें नारकोटिक स्मगलर बैठे हुए थे, या उसमें इलीगल एसेट्स वाले लोग थे। वो लोग जो कॉन्विक्ट भी थे, जारी बात था, मरीम नवाज और उधर नवाज शरीफ जो तकरीर, एंड प्लस वो लोग जो अंडर ट्रायल, फॉर ऑल दीज थिंग। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि यार ये किस किस्म के लोग हैं, और वो गरीब और हिपोक्रेसी देखें, उनको कह रहे हैं कि ये हो गया, आपके साथ जुल्म हो गया, आप गुर्बत में मर गए, ये हो गया। लेकिन वही लोग हैं
जिनका पैसा लूट के बाहर गए, उनको गुर्बत में चक्की में पीस कर मार दिया, वो सामने बैठे हुए हैं, जलसे में बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम इतने भी बेवकूफ नहीं है जितने लोग, जितने ये समझते हैं कि हम इनको जब चाहें हम इनको बेवकूफ बना दें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं फिर ये कहूंगा, टू फाइनली क्लोज इट, रियासत के इदारे, पाकिस्तान आर्मी शुड नाउ, वो जो एक दिल में होता है कि ये खातून है, ये फलां है, नहीं यार चलो कोई सीख जाएंगे, सुधर जाएंगे, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये इस तरह की कोई इस तरह की रिकन्सिलिएशन नहीं होनी चाहिए इनके साथ। डाउन सर। Yes, the state must act now and must act, be very firm and be determined। और ये सेडिशन के केसेस भाई रातों रात लोग अरेस्ट होने चाहिए। कैप्टन वो क्या कहता है अपना सफ्तर कि जनाब ये होगा तो मैं कोर्ट कमांडर के घरों के आगे धरना दूंगा, वो तुम्हारी मजाल। हाउ कैन यू से दैट? इनको तो मैं तो खुद मैं समझता हूँ कि मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाऊं। रियासत को हो क्या गया है, इदारों को हो क्या गया है? what is wrong with this government? This is not the way, this is बिल्कुल, दिस इज नॉट द वे टू रन द स्टेट। बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच सर। ब्रिगेडियर बिलाल साहब, अगर आप मुझे आधा मिनट दे दूं तो मैं आपको एक अच्छी न्यूज दे दूं। जी प्लीज। FATF का बिल इमरान खान ने पास करवा लिया था, सेनेट से भी पास हो गया है। उससे आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत हद तक खत्म कर दिया गया है, और जो हमें 1.5 बिलियन 1 बिलियन आते थे बाहर से, वो अभी 2 बिलियन पर मंथ आ रहे हैं। तो आपको मुबारक हो, अल्लाह 5-6 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा मुल्क को सालाना मिल जाया करेंगे। तो देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड द क्लाउड इंशाल्लाह। अल्लाह करे सर, अल्लाह करे। वी नीड टू मेनी सिल्वर लाइनिंग सर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे। और ब्रिगेडियर बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।